आज हमने यूनिट नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ना है, जो कि है इकोसिस्टम। इससे पहले हमने इसी यूनिट में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। एनवायरनमेंट क्या था? किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द तमाम जिंदा और गैर जिंदा चीज़ें, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द, वो सब उसका एनवायरनमेंट कहलाती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी एनवायरनमेंट में जो तमाम जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो सब उस एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और तमाम नॉन लिविंग थिंग्स किसी भी एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल शामिल थे। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से थे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? पौधे, जो कि खुराक खुद बनाते हैं। कंज्यूमर कौन है? एनिमल, जो प्रोड्यूसर से खुराक हासिल करते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी थी डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खा के अपनी खुराक हासिल करते थे, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। फिर हमने देखा कि कंज्यूमर्स की 3 कैटेगरीज थी, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर वो एनिमल्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि डायरेक्टली पौधों को खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, और ओमनीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। इसके बाद हमने कंज्यूमर को एक और कैटेगरी में डिवाइड किया। वो कैटेगरी हमने इस बेस पर बनाई कि वो किस हद तक अपनी जो खुराक है उसके लिए डिपेंडेंट है, पौधों पर या दूसरे जानवरों पर। अगर कोई एनिमल डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है, और अगर एनिमल प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, और अगर वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है तो वो टर्शरी कंज्यूमर होगा। फिर हमने देखा कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन एक ग़िज़ाई ज़ंजीर, एक ऑर्गेनिज़म अपनी एनर्जी या खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिज़म को खाता है, और फिर उस ऑर्गेनिज़म को कोई और ऑर्गेनिज़म खा लेता है, ठीक है, और फिर उसको कोई और खा लेता है। इस तरह एक चेन चलती है। हर एक फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और डिकम्पोजर्स पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि फूड चेन क्यों इम्पॉर्टेंट है। किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर एक फूड चेन एक निज़ाम ज़िंदगी को मुसलसल चलाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर किसी फूड चेन का एक पार्ट भी डिस्टर्ब हो जाए तो उस एरिया में या उस इकोसिस्टम में पूरा का पूरा जो लाइफ है या पूरी का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद हमने देखा प्रीडेटर और प्रे का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज़म जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को खाते हैं, और प्रे वो ऑर्गेनिज़म है जिनको कोई और खाता है। ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। प्रे की तादाद बढ़ने से प्रीडेटर की तादाद बढ़ जाती है, प्रे की तादाद कम होने से प्रीडेटर की तादाद कम हो जाती है। जबकि प्रीडेटर की तादाद बढ़ने से हमेशा प्रे की जो तादाद है, पॉपुलेशन, वो कम होती है। अब हमने इस चैप्टर में आगे पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द मौजूद तमाम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर उस ऑर्गेनिज़म का इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। एनवायरनमेंट में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज़म का एनवायरनमेंट बनाती थी। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। हर एक नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग्स के जो ज़िंदगी है उसको मुतासिर करती है, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट को, उसके लिविंग हैबिट्स को, उसकी हर एक चीज़ को मुतासिर करती है। जबकि जो एनवायरनमेंट है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स का डायरेक्टली लिविंग थिंग पर कोई असर नहीं होता। इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट नीड टू इंटरेक्ट विद एबायोटिक कंपोनेंट्स टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस। तमाम जिंदा कंपोनेंट जो हैं, बायोटिक कंपोनेंट जो हैं, उनको ज़रूरत होती है कि वो ताल्लुक़ कायम करें एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम जो अवामिल हैं, अमल हैं, उनको पूरा कर सकें। अ कम्युनिटी वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम, ठीक है। ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इकोसिस्टम की? वो कम्युनिटी, ये वो जगह जहाँ पर एक ऑर्गेनिज़म जिंदा जानदार जो है वो उस जगह के तमाम, उस माहौल के तमाम गैर जिंदा चीज़ों के साथ अमल करता हो, यानी अपना ताल्लुक़ कायम करता हो, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है इसके अंदर जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती किस तरह हैं, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम किस तरह होता है? ये ताल्लुक़ कायम होता है एनर्जी की सूरत में।
ये जो ताल्लुक़ है एनर्जी का, ये एक ऑर्गेनिज़म में से दूसरे ऑर्गेनिज़म में और दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक। और इस एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सूरज होगा, ठीक। सूरज से आने वाली एनर्जी को पौधे डायरेक्टली हासिल करेंगे, ठीक है। सूरज जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग हो गया, रोशनी जो है एक नॉन लिविंग थिंग हो गई, ठीक है। उसको पौधों ने लेना है, पौधों ने उसे खुराक बनानी है और उस खुराक को फिर एनिमल्स ने यूटिलाइज़ करना है, कंज्यूमर ने इस्तेमाल करना है। कंज्यूमर से फर्दर फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर के पास जाएगा और उसके बाद डिकम्पोज़र, और डिकम्पोज़र फिर उसको न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में वापस सॉइल को ट्रांसफ़र कर देंगे और सॉइल से फिर वही जो एनर्जी थी वो किसी ना किसी हालत में फिर से पौधों के पास चली जाएगी। देखें, इस सारे साइकिल में जो एनर्जी है यानी कि सनलाइट है और सॉइल है, वो डायरेक्टली पौधों या लिविंग ऑर्गेनिज़म की लाइफ में इंटरेक्ट कर रही हैं और उनका आपस में ताल्लुक़ कायम हो रहा है। इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ न्यूट्रिएंट साइकिल एंड अ फ्लो ऑफ एनर्जी। एक इकोसिस्टम के अंदर ज़िंदा जानदारों का अपने माहौल के साथ ताल्लुक़ होता है ताकि वो अपने माहौल से न्यूट्रिएंट्स यानी कि नमकियात और एनर्जी यानी कि खुराक को हासिल कर सकें। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ द सन। और इस सारे निज़ाम के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है, ठीक है। इट इज़ देन पास टू द अदर ऑर्गेनिज्म विच आर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। और फिर ये एनर्जी जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। द अर्थ हैज़ मैनी डिफरेंट इकोसिस्टम डिपेंडिंग ऑन रीजन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड अदर फैक्टर्स। ज़मीन पर बहुत से इकोसिस्टम मौजूद हैं। हर एक इकोसिस्टम दूसरे से अपने इलाके, दर्जा हरारत, नमी के तनासुब, रोशनी और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स की वजह से मुख्तलिफ होता है। ईच इकोसिस्टम हैज़ डिस्टिंक्ट लाइफ फॉर्म लिविंग इन इट। हर एक इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ज़िंदगी है, ठीक है। अगर आप ग्रासलैंड में चले जाएं तो उसमें लाइफ और तरह की होगी। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चले जाएं तो उसमें लाइफ और तरह की होगी। उसमें पौधे भी डिफरेंट होंगे, उसमें एनिमल्स भी दूसरे इकोसिस्टम से डिफरेंट होंगे। स्वैम्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशंस एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। स्वैम कहते हैं दलदली जगह को, ठीक है, जहाँ पर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो। और फॉरेस्ट घना जंगल, ग्रासलैंड जहाँ हरी भरी घास हो, ओशन समंदर, ठीक है। ये सारे जो हैं कुछ मिसालें हैं मुख्तलिफ इकोसिस्टम की। लेट्स डिस्कस डिफरेंट इकोसिस्टम इन डिटेल। आएँ कुछ इकोसिस्टम्स को ज़रा तफसील में पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी का इकोसिस्टम। आपको पता है पानी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि फ़िशेस हो गई, टर्टल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पानी के बगैर नहीं रह सकती। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम मज़ीद दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है कि ताज़ा पानी का इकोसिस्टम, यानी कि जहाँ पर जो पानी है वो फ्रेश है। फ्रेश का मतलब ये है कि जैसे आपके दरिया हैं, नदी नाले हैं, इनके अंदर जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, रनिंग वाटर है। इसमें नमकियात की मिकदार कम होगी। जो दूसरा इकोसिस्टम है वो मैरीन इकोसिस्टम है। मैरीन इकोसिस्टम से मुराद समंदर का पानी, ठीक है, जिसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, नमकीन पानी, साल्टेड वाटर, उसको वो जो है ना ओशन या मैरीन इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। दोनों में रहने वाले जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। दोनों की जो निज़ाम होगा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। दोनों में नमकियात की मिकदार एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। The vastness of an aquatic environment can be realized by the fact that almost 70% of the earth is covered by the water. Aquatic ecosystem की जो बड़ाई है या वसअत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जो हमारी ज़मीन है वो तकरीबन 70% पानी से भरी हुई है, ठीक है। An aquatic ecosystem is divided into marine, sea and oceans and fresh water, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, इकोसिस्टम, ठीक है। हमारा जो पानी का निज़ाम है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है? वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स एंड लेक मच मेकअप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ताज़ा पानी की जो जितनी भी जगह हैं, ठीक है, उसमें तालाब हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं, ये सब जो हैं ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की मिसालें हैं। Only 3% ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज़ फ्रेश। ज़मीन पर जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इसके अलावा फ्रेश वाटर इज़ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स सच एज टर्टल, फ्रॉग्स, एलिगेटर, स्नेल्स, वाटर लिलीज, लोटस एट्सेट्रा। इस हकीकत के अलावा कि सिर्फ 3% पानी जो है वो फ्रेश है दुनिया में,
इस फ्रेश पानी में, इस फ्रेश वाटर में जो है ना बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की तादाद मौजूद है। ठीक है, अब ये एनिमल्स और प्लांट कौन कौन से हैं? टर्टल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, एलिगेटर्स हैं, स्नेल्स हैं, वाटर लिलीज पौधे हैं और लोटस के पौधे हैं। एल्गी एंड मैनी वाटर इंसेक्ट्स लिव इन दिस इकोसिस्टम। इसके इन पौधों और जानवरों के अलावा बहुत सारी एल्गी की अक़साम और बहुत सारे पानी में रहने वाले हशरात की अक़साम भी इन इकोसिस्टम में मौजूद हैं। इस पिक्चर में आपको एक छोटा सा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दिखाया गया है। देखें, इसके अंदर मुख्तलिफ पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी रूट्स जो है वो पानी के अंदर हैं, लेकिन उनके लीव्स जो है पानी के बाहर हैं। वो ये इस तरह के पौधे भी इस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बगैर नहीं रह सकते। दूसरी कैटेगरी है मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम मैंने आपको बताया समंदर के अंदर मौजूद पानी का निज़ाम। ठीक है, इकोसिस्टम वो जो समंदरों में होता है, बहर या बहीरा में होता है। 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद मैरीन वाटर। तकरीबन 2/3 ज़मीन जो है वो सिर्फ समुद्री पानी से भरी हुई है। मैरीन रेफर्स टू ओशन एंड सी और साल्ट वाटर एज अ होल। मैरीन का मतलब क्या है? मैरीन का मतलब ये है कि समंदर, बड़े बड़े बहीरा और नमकीन पानी। ठीक है, जितना भी नमकीन पानी है वो सब मैरीन में शामिल होगा। एनिमल्स दैट हैव characteristics to withstand high salt content such as blue whales, dolphins, jellyfish, sea lions, seahorse etc. live in a marine ecosystem। वो तमाम जानवर जिनके अंदर ये खसूसियत होगी कि वो बहुत ज़्यादा नमक या नमकियात की मौजूदगी में ज़िंदा रह सकते हैं, वो सब मैरीन इकोसिस्टम में मौजूद होंगे। उनमें कौन कौन से एनिमल शामिल हैं? ब्लू वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, जेलीफिशेस हैं, सी लाइन्स हैं, सी हॉर्सेस हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो home to many plants such as scalp, seaweed, seagrass, corals etc. इन जानवरों के अलावा बहुत सारे पौधे भी हैं जो सिर्फ समंदरी पानी में ही रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? सीवेड्स हैं, सी ग्रासेस हैं, कॉरल्स हैं। ठीक है, कॉरल जो है वो एक कम्युनिटी की तरह हो रहते हैं। ये असल में पौधे होते हैं, लेकिन आप इन्हें देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये पत्थर हों। Marine ecosystem contain high salt content. That's why animal living in fresh water cannot survive in this ecosystem। जो समंदरों का पानी है ना, समुद्री जो निज़ाम है, इसके अंदर नमकियात की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। समुद्री पानी हमेशा खारा होता है और नमकीन होता है, इसीलिए वो जानवर या वो पौधे जो फ्रेश वाटर में रहते हों, ठीक है, वो कभी भी मैरीन इकोसिस्टम में ज़िंदा नहीं रह सकते। उसके बाद हमारे पास है डेजर्ट इकोसिस्टम, सहरा का इकोसिस्टम। ठीक है, सहरा में सिर्फ रेतली नहीं, बहुत सारे ऐसे सहरा भी हैं जिनके अंदर पहाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी और उनके अंदर रॉक्स होती हैं। ठीक है, बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं, वो भी सहराओं में शामिल होते हैं। सहरा से मुराद वो तमाम इलाके जहाँ पे पानी की कमी होगी, जहाँ बारिशें कम होंगी, जहाँ पौधे जो है वो कम मिकदार में होंगे, वो सब सहरा होते हैं। Deserts are sandy and rocky places with little rainfall due to which most plants cannot survive in a desert ecosystem। ठीक है, सहरा क्या है? सहरा ज़्यादातर रेतले या फिर पथरीली जगह होती हैं जहाँ पर पानी बारिशें बहुत कम होती हैं और उनकी वजह से पौधे और जानवर वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकते। नॉर्मली डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट बिकम कोल्ड एट नाइट। आमतौर पर जो सहरा हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं दिन के टाइम और रात को बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक कैमल्स एंड कैक्टसेस हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव विद लिटिल वाटर इन डेजर्ट इकोसिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जानदार जो हैं वो इस डेजर्ट इकोसिस्टम में रह सकते हैं, जैसे कि कैमल और कैक्टस प्लांट्स, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये थोड़ी मिकदार में पानी के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। Camels can store water and food in their humps, whereas cactus have a waxy layer on their leaves that prevent the evaporation of water from the leaf। जो ऊँट है वो क्या करता है? वो अपने हम के अंदर मैदे के ऊपर एक छोटा सा इनके पास थैली होती है जिसके अंदर ये अपना पानी और खुराक जो है वो लंबे अरसे तक स्टोर रख सकते हैं। जबकि जो पौधे हैं कैक्टसेस, इनके अंदर क्या खसूसियत है कि इनके ऊपर ना एक वैक्स की लेयर होती है। इनके पत्तों के ऊपर, एक पत्तों पर भी और स्टेम पर भी एक वैक्स की लेयर होती है। ये वैक्स की लेयर इनके जो लीव्स हैं ना या पत्ते हैं या बॉडी है, इसके ऊपर से ज़्यादा पानी के बुखारात बनने से रोकती है और पानी को ज़ाया होने से बचाती है। इसका मतलब ये है कि जो डेजर्ट इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटीज़ होती है कि वो अपनी खुराक और पानी को ज़ाया होने से भी रोकते हैं और ज़्यादा लंबे अरसे तक उसको स्टोर रखने की खसूसियत रखते हैं। अगला इकोसिस्टम है हमारे पास
ग्रासलैंड इकोसिस्टम। के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये घास का इकोसिस्टम होगा। ग्रासलैंड्स आर एरिया ऑफ लैंड विद मैनी ग्रासेस एंड हर्ब्स। ग्रासलैंड्स क्या है, ये वो ज़मीन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घासें और हर्ब्स मौजूद होती हैं, छोटे छोटे पौधे मौजूद होते हैं। सिंस द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर ग्रासेस हेयर दे डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर। अगरचे यहाँ पर जो है ना बहुत सारे पौधे और घासें मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है ना बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार की ज़रूरत नहीं होती। दिस एरिया रिसीव मोर रेनफॉल दैन डेजर्ट बट लेस दैन फॉरेस्ट। ये वो इलाके हैं जहाँ पर बारिशें जो है वो सहराई इकोसिस्टम की निस्बत तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उससे कम होती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रासलैंड इकोसिस्टम की निस्बत बारिशें ज़्यादा होती हैं। Grassland are vegetative land that are used as pasture for grazing and growth of cereal crop. ग्रासलैंड कुदरती तौर पर वो ज़मीन है, वो जगह है जहाँ पर चरने वाले जानवरों के लिए चारा उगाया जाता है या फिर वहाँ पर अजनास बोई जाती हैं, जैसे गंदम, दालें, चावल, इस तरह की चीज़ें। मोस्ट एनिमल दैट ईट प्लांट्स एंड ग्रासेस लिव हेयर सच एज ज़ेब्रा, कैंगरूज, जिराफ्स एक्सेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं या घास खाते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि ज़ेब्रा, कैंगरू और ज़िराफ़ा। Some other animals such as lion, cheetah, snakes etc. also live in grassland ecosystem. जो दूसरे जानवर हैं यानी कि हमारे जो कार्निवोर्स हैं जैसे कि लाइन, चीता, स्नेक, जिन्होंने हमारे हर्बीवोर्स को खाना है, वो भी इस इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं। These are homes to many plants such as cornflowers, sunflowers etc. and a huge variety of grasses. ये वो जगह हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी किस्मों के पौधे मिलते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लावर मिलता है यहाँ पर, सनफ्लावर मिलता है हमें यहाँ पर, और इसके अलावा बहुत सारी घासों की अक़साम हमें इन जगहों पर मिल जाती हैं। सम थॉर्नी प्लांट्स सच एज इकेशिया आल्सो ग्रो हेयर। कुछ जो है कांटेदार पौधे भी, जैसे कि इकेशिया एक कांटेदार पौधा है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ड्यू टू इट्स थॉर्न एनिमल डू नॉट ईट देम सो दे सर्वाइव एंड फ्लोरिश देयर। अब इस पौधे का काम क्या है कि बाकी जो पौधे हैं ना जिन पर कांटे मौजूद नहीं होते उनको तो सभी एनिमल खा लेते हैं, तो ये जो पौधा है इसको ज़्यादातर जानवर इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसके ऊपर कांटे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वहाँ पर ज़्यादा लंबे अरसे तक सर्वाइव करते हैं या ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिससे इस इलाके की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहती है। इसके बाद अगला इकोसिस्टम आता है हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, ये वो इकोसिस्टम है जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी, यानी कि बारिशों की मिकदार अच्छी होगी। यहाँ पर बारिशें जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की निस्बत ज़्यादा होंगी और यहाँ पर पौधे और जानवरों की ज़्यादा इकसाम मौजूद होगी, और इन पौधों और जानवरों के लिए एनवायरनमेंट और माहौल जो है वो बहुत अच्छा होगा। दिस एरिया आर कवर्ड विद लार्ज ट्रीज़ एंड वेजिटेशन। ये वो एरियाज़ हैं जो बड़े दरख्तों और सब्ज़ी से ढके हुए होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं। दे यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। ये क्योंकि बड़े बड़े जंगलात होते हैं तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है पौधों को, और वो पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा खुराक बनाते हैं और इस तरह हमारे माहौल को साफ़ करते हैं। दे रिलीज़ ऑक्सीजन अ गैस इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। ये जो पौधे हैं जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, तो उसके नतीजे में ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हवा को देते हैं, जो कि तमाम जिंदा जानदारों के लिए बहुत अहम होती है। बिसाइड्स फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स सच एज फॉक्सेस, लायंस, रैकन्स एंड चिंपैंजीज। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करने और ऑक्सीजन को पैदा करने के अलावा जो फॉरेस्ट है ना, जंगलात हैं, ये बहुत सारे जानवरों का घर हैं, जैसे कि फॉक्सेस के लिए, लोमड़ी के लिए, लाइन के लिए, रैकन के लिए और चिंपैंजी के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ होम्स टू डिफरेंट एनिमल्स। फॉर एग्जांपल लाइन एंड बेयर्स live in dens, monkey lives on trees and their branches, birds and honeybees live in the tree। जो जंगलात हैं ये मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ किस्म के घर मुहैया करते हैं, जैसे कि कुछ जानवर जो हैं वो गहरे जंगल के बीच में नीचे रहते हैं, कुछ जो है वो दरख्तों के ऊपर बैठे रहते हैं, कुछ जो है वो दरख्तों की टहनियों पे होते हैं। तो इस तरह हर एक जानवर मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट के अंदर रह सकता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो शेर है और जो भालू है वो घने जंगल में छुप के यानी कि झाड़ियों के बीच में रहते हैं, जो बंदर हैं वो दरख्तों के ऊपर रहते हैं या उनकी टहनियों पे रहते हैं, जो परिंदे हैं या शहद की मक्खी है वो दरख्तों के ऊपर रहती है। तो इस तरह हर एक जानवर के लिए मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म का घर यहाँ पर मौजूद है। When human cut down trees, they disturb the ecosystem as many animals lose their home and food.
जब इंसान जो है ये इन जंगलों को और इनके दरख्तों को काटते हैं तो ये जो इकोसिस्टम है ना, जो ये निज़ाम चलता है, वो इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको तबाह कर देते हैं और बहुत सारे जानवरों का घर और ख़ुराक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला इकोसिस्टम है पोलर इकोसिस्टम। पोलर इकोसिस्टम क्या है? पोल्स, हमारी जो ज़मीन है वो बैज़वी है। ठीक है, वो क्या है? बैज़वी है, अंडे की तरह की है। तो इसके जो ये वाले पार्ट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं। ये जो पोल्स हैं ना, इन पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है। ठीक है, इन पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है और ये वो जगह है ज़मीन पर जो सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ मौजूद होती है, बहुत शदीद ठंड होती है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, यानी उनके अंदर ठंड को बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी, वो इतनी शदीद सर्दी में रह सकते होंगे। पोलर एरिया कंप्राइजेज ऑन द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। पोलर जो वो जगह हैं जो कि ज़मीन के शुमाली और जनूबी जो है पोल्स हैं ना, जो कोने हैं, उनके ऊपर मौजूद होती हैं। द नॉर्थ पोल इज़ एट द टॉप ऑफ द अर्थ इन द आर्कटिक। जो नॉर्थ पोल है ना, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये ऊपर है। ये ज़मीन जो बैज़वी है ना, इसका जो ऊपर वाला पोल है ये नॉर्थ पोल है और ये इस जगह, ये जो एरिया है ये कहलाता है आर्कटिक। ठीक है, द साउथ पोल इज़ एट द बॉटम ऑफ अर्थ। और जो ज़मीन का निचला हिस्सा है, ठीक है, निचला जो पोल है ये कौन सा पोल है? ये साउथ पोल है और इस एरिया को कहते हैं एंटार्कटिका। ठीक है, एंटार्कटिका। दे आर कवर्ड विद आइस द ईयर राउंड एंड हैंस द कूलेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ये सारा साल जो है वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, इसी वजह से ये ज़मीन का सबसे ठंडा हिस्सा कहलाते हैं। पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स आर कंफर्टेबल इन दिस फ्रीजिंग एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ थिक लेयर ऑफ फैट्स अराउंड देयर बॉडी। पोलर बेयर जो पोल्स पर रहने वाले जो भालू हैं, ठीक है, बर्फीले भालू या पेंगुइन जो हैं, ये इन ठंडे जमे हुए एरियाज़ में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन, इनका जो जिस्म है, इसके ऊपर थिक लेयर होती है, सख्त किस्म की लेयर होती है, मोटी लेयर होती है चर्बी की। और इसके अलावा इनके पास जो है ना बड़े बड़े बाल होते हैं जो इनकी जिस्म को ढक लेते हैं और ठंडा नहीं होने देते, सर्दी नहीं लगने देते। हाउ एवर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आइस इज़ मेल्टिंग इन द पोलर रीजन विच इज़ मेकिंग द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स लिविंग देयर वेरी डिफ़िकल्ट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा माहौल है जो मुसलसल गर्म होता जा रहा है, उसकी वजह से जो पोल्स है ना उसके ऊपर बर्फ़ पिघल रही है। इस बर्फ़ के पिघलने से जो ये एनिमल्स थे जो इन ठंडे बर्फीले एरियाज़ में रहते थे, उनकी ज़िंदगी अब मुश्किल होती जा रही है। यहाँ पर साइंस टिडबिट में वो आपको बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उनके अंदर जो मेन डिकम्पोजर्स हैं वो कौन से हैं? वो फंजाई हैं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है? व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डू द फॉलोइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन द आर्कटिक। ये कुछ एनिमल्स के नाम आपको दिए हैं, आपने इनको देखना है और इनके हर एनिमल के साथ आपने लिखना है कि इनके पास क्या खसूसी चीज़ है, क्या ऐसा करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये अपने इलाके में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं एट आर्कटिक एरियाज़ में। स्नोई आउल, पोलर बेयर, वॉलरस, लाइकन्स, सालमन्स, आर्कटिक फॉक्सेस, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो पोलर एरिया में रहते हैं। आपने इनके करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि इनके पास कौन सी ख़ास चीज़ें हैं, जैसे कि इनके पास फैट्स हैं, इनके पास बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स इस तरह के भी हैं जो लंबे अरसे तक लंबी नींद करके अपने आप को छुपा के रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से बच सकें। बैलेंसिंग एन इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी निज़ाम हो, उसके अंदर पौधे जानवर सब मौजूद होते हैं। तो अगर उस इकोसिस्टम के अंदर किसी एक भी लेवल को, किसी भी एक दर्जे को अगर आप हिला दें, किसी एक भी चीज़ को हिला दें, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक फूड चेन में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी एक जानवर को बीच में से, उस फूड चेन में से निकाल दें तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर हम किसी एक भी ऑर्गेनिज़म को निकाल दें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे एक जंगल है, उसमें मुख्तलिफ पौधे भी हैं और जानवर भी हैं, तो अगर आप किसी एक प्लांट को उसमें से निकाल दें तो उस प्लांट हो सकता है उस प्लांट से कुछ एनिमल सिर्फ उसी प्लांट की ही को ही खाकर अपनी खुराक हासिल करते हों, या कोई ऐसा जानवर भी होगा जो उस प्लांट के ऊपर रहता होगा या जिसका घर उसके ऊपर होगा, तो वो जानवर जो उससे खुराक लेता होगा या जिसका घर उसके ऊपर होगा वो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे और उसकी वजह से
अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर था तो उससे रिलेटेड जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शियरी कंज्यूमर है उनकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह एक भी लेवल को, एक भी चीज़ को हटाने से हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इन एन इकोसिस्टम देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम नॉट ओनली प्लांट स्पीशीज आर फाउंड बट आल्सो वेरियस एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम जाइंट एलिफेंट्स टू स्मॉल अर्थवर्म इन द सॉइल। एक जंगल का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर सिर्फ पौधे तो मौजूद नहीं है ना, उसमें बड़े बड़े जानवर भी मौजूद हैं जैसे कि बड़े हाथी, और वो छोटे छोटे जानवर भी मौजूद हैं जैसे कि अर्थवर्म जो एक छोटा सा कीड़ा है जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो एक इकोसिस्टम में बड़े छोटे हर तरह के मुख्तलिफ जानदार मौजूद होते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्ले इट्स रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। हर एक जिंदा जानदार जो है अपना अपना किरदार अदा करता है ताकि वो एक इकोसिस्टम को बैलेंस रख सके, उसको सही तरीके से चलने दे। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट बैलेंस एंड द स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस कैन डिस्ट्रॉय द होल इकोसिस्टम। ये बहुत प्यारा सा चलता हुआ निज़ाम है जो कि जिसमें थोड़ी सी भी तब्दीली, हल्की सी भी तब्दीली पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। अ हेल्दी इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छा इकोसिस्टम किस वजह से चलता है? क्योंकि उसका जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। एंड अ डेलिकेट बैलेंस अमंग ऑल इट्स मेंबर्स एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके जो तमाम इसमें जो मौजूद जानवर हैं, पौधे हैं, उनके और उसके उनके जो माहौल है उसके दरमियान बहुत प्यारा सा ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा सा ताल्लुक़ है। इफ़ एनीथिंग डिस्टर्ब द बैलेंस द एंटायर इकोसिस्टम एंड ऑल इट्स मेंबर्स विल बी अफेक्टेड। अगर आपका इकोसिस्टम जो है उसमें बिल्कुल छोटी सी भी कोई तब्दीली हो जाए, हल्की सी भी कोई तब्दीली हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम और उसके जो जितने भी उसमें मौजूद मेंबर्स हैं, जिंदा जानदार हैं, वो सब उससे मुतासिर होंगे। नाउ व्हाट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम? डिस्टर्बेंस क्या होती है? तब्दीली यानी कि ख़राबी। अगर आपका इकोसिस्टम है उसमें आप किसी भी किस्म की हल्की सी भी कोई ख़राबी पैदा कर दें तो उससे आपका जो पूरा इकोसिस्टम है ना वो तबाह हो सकता है। अब ये जो तब्दीली है ना ये इंसान की बनाई हुई भी हो सकती है या कुदरती भी हो सकती है। कुदरती किस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से जो इकोसिस्टम था वो तबाह हो गया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होंगी? ह्यूमन की वजह से कैसे डिस्टर्ब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक जगह फॉरेस्ट था तो ह्यूमन ने वहाँ पर अपनी सिटी बनाने के लिए उस फॉरेस्ट को काट दिया, तो उसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम था वो तबाह हो गया। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से भी इकोसिस्टम तबाह हो सकता है, और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात को काटने की वजह से भी जो हमारा इकोसिस्टम है तबाह हो सकता है। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब एन इकोसिस्टम बाय इंटरप्टिंग अ फूड चेन। दोनों जो कुदरती तरीके हों या इंसान की हरकतों की वजह से कोई भी इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो सकता है और उसमें तब्दीली आ सकती है, और उसमें जो फूड चेन, जो ग़िज़ाई ज़ंजीर चल रही थी वो तबाह हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है। नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड चेंजिंग क्लाइमेट एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज़ फ्लड, अर्थक्वेक। जो कुदरती चीज़ें, कुदरती अवामिल हैं उनमें क्या है कि माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दर्जा हरारत बढ़ गया है, कम हो गया है इस वजह से, या फिर कुदरती कोई आफत आ गई है जैसे कोई फ्लड आ गया है, सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया, उसकी वजह से जो है हमारा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। Humans are disturbing ecosystem in many ways such as urbanization, pollution and deforestation. ह्यूमन भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों को आबाद करके या आलूदगी फैला के या दरख्तों को काट के। ठीक है, इससे पहले कि हम अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन को पढ़ें, हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें उन्होंने आपसे कहा है कि एक मॉडल बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ फूड चेन बाय पेस्टिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम अ डेजर्ट इकोसिस्टम। एक सहराई इकोसिस्टम जो है उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं आपने उनकी तस्वीरें लेनी है और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि एक फूड चेन बन जाए, यानी कि पहले सराह में मौजूद पौधों की तस्वीर लगानी है, फिर उनको खाने वाले जानवरों की तस्वीरें लगानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर की तरह, और फिर आखिर में डिकम्पोजर्स आपने लिखने हैं। ठीक है, और फिर आपने एक्सप्लेन विद इट्स हेल्प हाउ अ फूड चेन वर्क, और फिर आपने ये बताना है कि इसमें जो मौजूद ग़िज़ाई ज़ंजीर है ये किस तरह काम कर रही है। ठीक है, कौन सा जानवर है, किस पौधे को खा रहा है, ये आपने थोड़ा सा तफसील से बताना है। नाउ व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन कहते हैं बड़े बड़े शहरों का आबाद होना।
पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ फॉर अ बेटर लिविंग। आमतौर पर लोग क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे देहातों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आबाद होने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो निज़ाम में ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ पीपल इन सिटीज़ इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ये जो इंसानों की तादाद है ना बड़े शहरों में, जी इसका जो बढ़ना है इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। व्हेन अर्बनाइजेशन राइजेज़, जब ये जो तादाद है ना, ये जो शहरी आबादी में इजाफा है ये और ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग फ्यूल्स, डंपिंग ऑफ वेस्ट एक्सेट्रा इंक्रीजेज विच लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इस शहरी आबादी में इजाफे की वजह से इंसानी कुछ अवामिल जो हैं, कुछ हरकतें वो बढ़ जाती हैं, जैसे कि ईंधन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वेस्ट मटेरियल यानी गंदा मादा जो है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो माहौल है वो आलूदा हो जाता है। और हम ईंधन के इस्तेमाल की वजह लिए हम लकड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ अ पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी को, या किसी भी एक चीज़ के अंदर किसी मनफी चीज़ का इजाफा, किसी ऐसी चीज़ का इजाफा जो असल चीज़ को ख़राब कर दे, उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू एयर, वाटर एंड लैंड। इंसान के मुख्तलिफ़ अवामिल जो हैं वो हमारी हवा के अंदर, पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर बहुत सारे नुकसानदेह मादों का इजाफा कर रहे हैं। दीज सब्सटेंसेस डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो सब्सटेंसेस या ये जो मादे हम कुदरती माहौल को दे रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इस माहौल को डिस्टर्ब कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ये दिस डिस्टर्बेंस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एनी हार्मफुल एडिशन इन द एनवायरनमेंट, कोई भी नुकसानदेह मादे का इजाफा किसी भी माहौल के अंदर पोल्यूशन कहलाता है। ठीक, पोल्यूशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड लैंड एंटर्स अ फूड चेन थ्रू प्लांट और एनिमल विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस पोल्यूशन। ये जो पोल्यूशन है, ये जो आलूदगी है, ये हमारे माहौल पे और उसमें रहने वाले जानवरों को असरअंदाज कैसे करती है? पोल्यूशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड लैंड एंटर्स अ फूड चेन थ्रू प्लांट्स एनिमल्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस पोल्यूशन। ये जो आलूदगी है या जो सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस आपने इन्वायरमेंट को दिए, वो हवा में, पानी में और ज़मीन में शामिल हो गए। और फिर उस ज़मीन, हवा, पानी को क्योंकि पौधों ने इस्तेमाल करना है, वो पौधे हवा भी लेंगे, पानी भी लेंगे और ज़मीन से मिनरल्स भी लेंगे अपनी खुराक बनाने के लिए। तो इस तरह ये जो मिनरल्स थे, जो सब्सटेंसेस थे हार्मफुल, वो इस पौधे के अंदर चले गए, पौधे में चले गए। या फिर किसी भी इंसान ने पानी पिया, वो पोल्यूटेड था, तो उस जानवर के अंदर चले गए। इंसान ने पिया तो इंसान के अंदर भी चले गए। ठीक है, यानी कि जो भी एनिमल डायरेक्टली इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, हवा को, पानी को, ज़मीन को, तो उसके अंदर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल फ़िश एब्जॉर्ब टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द वाटर। अब वो आपको एक मिसाल दे रहा है कि एक मछली है जो कि पानी में रहती है और पानी आलूदा हो गया है, तो वो जो आलूदगी का मटेरियल था ना, वो इस मछली ने अपने जिस्म के अंदर ले लिया है। इस मछली को कोई भी बर्ड खा ले, कोई भी एनिमल खा ले, तो वो बर्ड भी और वो एनिमल भी आलूदगी अपने अंदर ले लेगा, और इस तरह वो आलूदगी जो है फ़िश से उस एनिमल में या उस बर्ड में चली जाएगी। उसके अलावा इस फ़िश को अगर किसी ह्यूमन ने खाया तो उसकी सेहत भी ख़राब होगी। दे आर कंज्यूम बाय बर्ड्स और अदर एनिमल्स। ये जो फ़िश थी, इसको दूसरे परिंदों ने या जानवरों ने खाना है। इन दिस वे पोल्यूशन ट्रांसफ़र टू द अदर लेवल ऑफ अ फूड चेन एंड इफेक्ट द इट नेगेटिवली। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना, वो इस फ़िश से, जो कि पहला अगर लेवल था फूड चेन का, तो इससे वो दूसरे लेवल में, अगले दर्जे में चले जाएंगे। मोरओवर फिश आर आल्सो कंज्यूम बाय ह्यूमन डायरेक्टली विच मे काज हार्मफुल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। इसके अलावा जो है ये जो फ़िश है, इसको किसी ह्यूमन ने भी खाना है, किसी इंसान ने भी खाना है, तो जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस उस इंसान के अंदर जाएंगे तो उसकी सेहत को भी ख़राब करेंगे। इसके बाद हमने देखना है व्हाट इज़ अ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं दरख्तों को काटना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन सो मैनी वेज। आप जब दरख्तों को काटते हैं, जंगलात को काटते हैं, तो वो हमारे माहौल को बहुत सारे तरीक़ों से असर करते हैं। ठीक है, It results in the loss of wildlife habitat, destruction, climate changes, loss of plants. जब आप जंगलात को काटते हैं तो वो हमारे माहौल को बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से असर करते हैं। It results in the loss of wildlife habitat destruction, climate changes, loss of plant species, etc. किस तरह से असर करते हैं कि हमारी जो जंगली हयात है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उनका घर ख़त्म हो गया तो उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म होगी। जंगलात से वो अपनी खुराक लेते थे, उनकी खुराक ख़त्म हो गई तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट कहते हैं उनके मस्कन को, उनके घर को। जब उनका घर ही टूट गया तो वो ज़ाहिर है जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी। क्लाइमेट चेंजेस, आपको पता है कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन हवा को देते हैं, एनवायरनमेंट को देते हैं। इसके अलावा जो
हवा में नमी का तनासुब है उसको बरकरार रखते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। तो जब पौधे आप काट देंगे, दरख्त काट देंगे, जंगलात काट देंगे, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी, पानी की मिकदार डिस्टर्ब हो जाएगी, दर्जा हरारत की मिकदार बढ़ जाएगी, यानी कि दर्जा हरारत में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे दरख्त हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की जो दरख्तों की किस्में हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। डिफॉरेस्टेशन में डिस्टर्ब द बैलेंस इन फूड चेन बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी कि जंगलात को काटते हैं तो हमारी फूड चेन डिस्टर्ब होती है। किस तरह डिस्टर्ब होती है कि हमारी हर एक फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आपने पौधे ही काट दिए, जंगलात ही काट दिए, तो उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म खुराक ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, मर सकते हैं। उनके मरने से फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, अल्टरनेटली तमाम के तमाम जो है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन इज़ नेसेसरी सो दैट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में कंटेन। इकोसिस्टम जो है इसको महफूज करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी के जो निज़ाम हैं उनको चलाना है, उनको बरकरार रखना है। अगर हम इनको बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना होगा। ह्यूमन नीड्स टू टेक सर्टेन एक्शंस टू प्रिजर्व इकोसिस्टम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कुछ अमल ऐसे करे जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम बच सकें और उनकी जो तबाही है उसको रोका जा सके। इंसान जो है वो इकोसिस्टम को बचा किस तरह सकता है, वो क्या क्या कर सकता है जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो बच सके। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, सर्टेन ह्यूमन एक्शंस एंड लाइफ स्टाइल्स चेंजेस कैन हेल्प टू प्रिजर्व इकोसिस्टम। बहुत सारे इंसान के वामिल ऐसे हैं जिनको तब्दील करके या इंसान की ज़िंदगी के तरीक़ाकार को बदल के हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। उनमें से कुछ तरीके जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो ये कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। आप इस्तेमाल कम करें, इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें, या जो इस्तेमाल शुदा हैं उनको तब्दील कर दें किसी और शक्ल में, ठीक है। फॉलो द 3 R's टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो 3 R's है ना, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, इन तीनों को इस्तेमाल करें ताकि आप अपने माहौल को बचा सकें। कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करें। जिस तरह हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी को कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा ईंधन का इस्तेमाल कम करें, फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फजूल में यूज़ हो रही होती हैं, उनका इस्तेमाल कम करें। रीयूज़ क्या है कि आप इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर लिया करें, उससे आप नई चीज़ें की ज़रूरत कम होगी, कम चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी। रिसाइकल क्या है कि जिस तरह प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, तो आप प्लास्टिक की चीज़ों को एक दफ़ा यूज़ करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम दोबारा किसी नई शक्ल में तैयार कर लें तो वो दोबारा से प्लास्टिक जो है वो यूज़ हो सकता है और वो वेस्ट बनने से या पोल्यूशन बनने से बच सकता है। वॉलंटियर फॉर क्लीन अप इन योर एरिया। आप जो हैं बग़ैर किसी मुआवजे के अपने इलाके को साफ़ करने में मददगार के तौर पर काम किया करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने अपने इलाके को साफ़ करना है तो आप कोई स्वीपर हों या आप कोई वर्कर हों। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड हाउ देयर एक्सेसिव यूज़ कैन हार्म आवर एनवायरनमेंट। आपने क्या करना है, दूसरे लोगों को जाके बताना है। क्या बताना है? ये कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ना, हवा, पानी, मिट्टी, ये हमारे माहौल के लिए क्यों ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी हैं। और फिर ये भी बताना है कि आप जो इतना ज़्यादा इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हमारे माहौल को किस तरह ख़राब करेंगे। यानी आप जाएं और जाके बताएं कि ये जो आप पानी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, साफ़ पानी, इसको कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पौधों के लिए ज़रूरी है। आपका ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना हमारे पानी को कम कर देगा, ठीक है। इस तरह आप जाके बताएं कि ये जो आपकी गाड़ी का धुआं है ये माहौल को ख़राब कर रहा है, आप अपनी गाड़ी को ठीक कराएं। ये जो हवा है ये हमारे लिए ज़रूरी है, अगर ये आलूदा हो गई तो हम सांस नहीं ले सकेंगे। इस तरह आप लोगों को जाकर बताएंगे, अवेयर करेंगे कि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स को हमने बचाना है, अपनी मिट्टी को गंदा होने से बचाना है ताकि हमारे पौधे उसमें ज़िंदा रह सकें, हमारे ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ जानदार जो ज़मीन के मिट्टी के अंदर रहते हैं वो ज़िंदा रह सकें, ठीक है। कंजर्व वाटर, आपने पानी को बचाना है। शॉप वाइजली, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड ऑलवेज़ कैरी अ रीयूजेबल शॉपिंग बैग। आप जो है सोच समझ के चीज़ें ख़रीदा करें, बहुत ज़्यादा फजूल चीज़ें मत लिया करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप प्लास्टिक से बने हुए बैग्स की बजाय उन बैग्स को ख़रीदें जो रीयूज़ हो सकें, ठीक है, जिनको आप कन्वर्ट कर सकें और दोबारा से उनको काबिल इस्तेमाल बना सकें।
यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, आप ऐसे बल्बों का इस्तेमाल करें जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हों। प्लांट ट्रीज़ एंड डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और दरख्त काटने वालों को रोकें, उन लोगों को मना करें जो दरख्तों को, जंगलात को काट रहे हैं। डो नॉट डंप वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़ और ऑन लैंड, आपका जो वेस्ट मटेरियल है, आपका जो घरों का कूड़ा है, उसको आपने सीधा पानी में या बहते हुए पानी में नहीं फेंकना, वाटर बॉडी में नहीं फेंकना, किसी दरिया में, नहर में, नदी नाले में नहीं फेंकना, ना ही ज़मीन पर फेंकना है, ठीक है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ अ पर्सनल व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी अलग से गाड़ी की बजाय पब्लिक जो बस है या ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करें, इसलिए कि आप जितना पेट्रोल एक गाड़ी में यूज़ करेंगे या फ्यूल एक गाड़ी में यूज़ करेंगे, उसी फ्यूल में एक बड़ी बस चलेगी और उस बस में गाड़ी में आप अकेले जाएंगे और उस बस में बहुत सारे लोग मिलकर चले जाएंगे, तो इस तरह हमारा जो फ्यूल है वो बच सकता है। अब आपके पास एक्टिविटी है, सर्च द इंटरनेट एंड फाइंड 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन रिलेशनशिप फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम। आपने इंटरनेट खोलना है, उसमें आपने ढूंढना है प्रीडेशन रिलेशनशिप, ठीक है। मुख्तलिफ 2 ऑर्गेनिज्म देखने हैं, एक प्रे होना चाहिए और एक प्रीडेटर होना चाहिए, जैसे लाइन एंड ज़ेब्रा, फॉक्स एंड आउल। इस तरह आपने 5 एग्जाम्पल्स लेनी है। गेट पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स एंड पेस्ट देम इन योर साइंस जर्नल, फिर आपने इन तस्वीरों को सेव कर लेना है और फिर अपने साइंस जर्नल जो आपकी टीचर ने आपको मैनेज करवाया है उसके अंदर आपने लगाना है। शेयर योर फाइंडिंग एंड एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट, आपने जो फाइंड की हैं चीज़ें इनको आपने अपनी टीचर को भी दिखाना है और दूसरे क्लासमेट्स को भी दिखाना है। इसके बाद आपके पास एक और एक्टिविटी है, वो क्या है, इकोसिस्टम नीड टू बी प्रिजर्व, मेंशन सम एक्शंस दैट आर हेल्पफुल टू प्रिजर्व इकोसिस्टम। आपका जो इकोसिस्टम है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो आप कुछ ऐसे तरीके हमें बताएं, लिखें यहाँ पर कि जिससे जो हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हमारी हेल्प कर सकें। ऑब्जर्व अर्थ डे, ग्रीन डे, वाटर डे बाय हैविंग अ पोस्टर कंपटीशन, आपने अर्थ डे को, ग्रीन डे को, वाटर डे को पोस्टर बनाकर सेलिब्रेट करना है, ठीक। लास्ट में एक और एक्टिविटी है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 इकोसिस्टम, आपने कोई से भी 3 इकोसिस्टम के नाम लिखने हैं। एंड लिस्ट डाउन देयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और उन तीनों इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दीज इकोसिस्टम, फिर आपने ये जो इकोसिस्टम लिखे हैं ना 3, इनके अंदर जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपने लिस्ट किए हैं उनकी पिक्चर्स भी लेनी है। पेस्ट देम ऑन द चार्ट पेपर, और आपने उनको चार्ट पेपर पे लगाना है। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट, आपने ये जो रिलेशनशिप निकाला है ना कंपोनेंट्स के दरमियान, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स किस तरह एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे हैं या उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, आपने इसको अपने टीचर को भी बताना है और अपने क्लासमेट्स को भी बताना है।